नमस्कार, प्रणाम। देखिए, इस समय फिर हम पटना में हैं। आज फिर हम पटना में बात करेंगे संविदा कर्मियों की जो कठिनाइयां हैं, जो लंबे दिनों से मांगे हैं। वहीं नए मुख्य सचिव बने हैं अमृतलाल मीणा जी, उनसे भी सभी लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। आने वाले दिनों में विधानसभा का चुनाव है। इन सारी बातों को विस्तृत रूप से आपके समक्ष रखेंगे और पूरी जानकारी हम बताएंगे। और हमारे साथ इस समय सारी बातों पर जानकारी देने के लिए संविदा कर्मियों की महासंघ के अध्यक्ष हैं आप हैं श्री प्रदीप कुमार सिंह, और सर जीविका के भी अध्यक्ष हैं। तो इस एक बार फिर सर का हमारे चैनल पर स्वागत रहेगा और लगातार सभी संविदा कर्मियों की बातों को हमारे चैनल के माध्यम से सर रखेंगे। तो सर का स्वागत है। जी, धन्यवाद आपका। देखिए, जो संविदा कर्मियों का मामला है, ये सच्चाई है कि संविदा कर्मी बेहद दयनीय स्थिति में अभी चल रहे हैं। एक तो कम मानदेय वेतन या जो भी कह लें वो है, पारिश्रमिक कम है उनकी, और दूसरी जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती है उनकी। और जॉब सिक्योरिटी नहीं है मतलब कब उनकी जॉब चली जाए ये कहना मुश्किल है। और जॉब सिक्योरिटी के साथ साथ और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि लोग आंदोलन के लिए सामने इसलिए नहीं आना चाहते हैं कि सरकार का तानाशाही रवैया है। उन्हें लगता है कि कब मुझे हटा दिया जाएगा। तो ये कहीं न कहीं अंदर में भय का माहौल है, सरकार के आतंक का डर है उनको। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। तो एक संविदा कर्मी को भी अधिकार है, विचारों की व्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन अगर उससे भी छीना जा रहा है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, तो बड़ा खेद का विषय है और बड़ा चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि इस पर सरकार को काम करने चाहिए, संविदा कर्मियों की मांगों पर विचार करना चाहिए। हम बात करेंगे सर, जो अभी बिहार के मुख्य सचिव नए बने हुए हैं श्री अमृतलाल मीणा जी, उनसे सभी लोगों को एक बार फिर उम्मीद बनी है। तो क्या कहेंगे, नए मुख्य सचिव बने हैं बिहार सरकार में, तो इसके विषय में हम जानना चाहते हैं। देखिए, हम लोगों को भी बड़ा उम्मीद है कि भाई अभी नए आए हैं मुख्य सचिव बिहार सरकार के, तो उनका भी कुछ मंशा होगा कि भाई कुछ अच्छा बिहार के लिए करें। तो बिहार में बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं में एक जो बड़ी पैमाने पे जो संविदा कर्मी हैं, आउटसोर्सिंग कर्मी हैं और वर्गीकृत कर्मी जो हैं, उनकी भी मांगे हैं, उनकी भी समस्याएं हैं। हमें लगता है कि अमृतलाल मीणा साहब को कम से कम जो बिहार की नींव को रखने में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं, बिहार के विकास में एक सहयोग कर रहे हैं, उनकी भी मांगों पर अमृतलाल मीणा जी को सुनना चाहिए। हम लोग दोनों ने भी ये प्लान किया है, एक कार्यक्रम है कि भाई एक बार मुख्य सचिव को मिलकर संविदा कर्मियों की जो मांगे हैं, जो समस्याएं हैं, और वो बात उन तक पहुंचाई जाए। क्योंकि मुख्य सचिव हैं, मुख्यमंत्री के बाद सबसे ज़्यादा उनके पास एक ताकत है, कलम की ताकत है, प्रशासनिक ताकत है कि वो संविदा कर्मियों की मांगों को सुने। और अगर ऐसा हो पाता है अमृतलाल मीणा जी के कर कमलों के द्वारा, तो मुझे लगता है कि संविदा कर्मियों के जीवन में एक खुशहाली का दीपक जलेगा। और हमें लगता है कि इसके लिए माननीय अमृतलाल मीणा जी हमारे आभार के तो ये धन्यवाद के पात्र होंगे। तो मुझे लगता है कि इस पर अमृतलाल मीणा जी को काम करना चाहिए, पहल करनी चाहिए। हमने सर देखा था कि कुछ दिन पहले आपने जो है कि बक्सर के सांसद हैं उनसे मिले थे, और आपने जो है कि अपने महासंघ की तरफ से उन्हें अपनी सारी बातों को, अपनी कठिनाइयों को रखा है। इसके विषय में हम जानना चाहते हैं सर। देखिए, माननीय सांसद बक्सर श्री सुधाकर सिंह जी को हमने पत्र दिया था। वो पत्र था देने का दिनांक था 19 अगस्त को दिया था। उस दिन रक्षाबंधन था। तो उन्होंने जो पत्र पढ़ के जो समझा, जो देखा, उन्होंने बड़ा खेद व्यक्त किया कि भाई बिहार का जो हमारा भाई है, हमारी जो बहन है, और इस विषम परिस्थितियों में अगर है, बिहार में काम कर रही है, तो ये चिंता का विषय है। बिहार के लिए एक अच्छा सिंबल नहीं है ये चीज़ें। उनकी समस्याएं दूर होनी चाहिए। उन्होंने कहा था, और बड़ा अच्छी बात, मार्मिक बात कही कि भाई इतनी बहनें हमारी जुड़ी हैं, आज रक्षाबंधन का दिन है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं उन बहनों की मांगों के लिए लड़ूंगा, उनके अधिकार के लिए लड़ूंगा। और आप सभी हमारे भाई हैं, हम सब आपस में भाई हैं। और एक भाई का अगर सहयोग नहीं करे, उसके हक और अधिकार के लिए नहीं लड़े, तो मेरा सांसद रहना बेकार है। मैं बक्सर के सांसद होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक संपूर्ण बिहार को मैं अपना परिवार मानता हूं। और मैं आपकी लड़ाई, संविदा कर्मियों की लड़ाई को पटल पर भी उठाऊंगा संसद के सत्रकालीन में, और आपकी मांगों को सरकार तक पहुंचाऊंगा। और इसके लिए उन्होंने
माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। अब ये देखना होगा कि माननीय सांसद महोदय ने जो पत्र लिखा है, जिन मुद्दों को उठाया है, जिसमें संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग कर्मी और वर्गीकृत कर्मी हैं, उनकी मांगों को मुख्यमंत्री को लिखा है, उस पर मुख्यमंत्री की क्या पहल होती है। एक तो मुद्दा था कि पहले उन्होंने अपनी मांगों को रखा, अब इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार भी विचार करेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट बैंक का बहुत महत्व है और संविदा कर्मियों के पास एक बड़ा वोट बैंक है। तो मुझे लगता है जिस तरह से सामने विधानसभा चुनाव 2025 है, तो मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी इस वोट बैंक को खोना नहीं चाहेंगे। इसके मद्देनज़र मुझे लगता है, पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री इस पर पहल करेंगे और करनी भी चाहिए। ये सिर्फ वोट बैंक का मामला नहीं है, कुर्सी का मामला नहीं है, ये लाखों संविदा कर्मियों के कल्याण का मामला है, उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का मामला है। मुझे लगता है कि जिस समाजवादी विचारधारा के हमारे मुख्यमंत्री हैं, मुझे लगता है समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, मतलब जन कल्याण के लिए सोचते हैं, तो संविदा कर्मियों के कल्याण के लिए भी सोचेंगे और कुछ ना कुछ सकारात्मक करेंगे। यही तो मेरी आशा है माननीय मुख्यमंत्री जी से। हमने देखा है सर कि जब भी हमने कई मंत्रियों से भी बात हम लोग करते हैं या हमें जैसे सूचनाएं मिलती हैं कि जब संविदा कर्मी के लोग मिलने जाते हैं, जब भी वो मांग उठाते हैं कि हमें अस्थायीकरण, नियमितीकरण का फ़ायदा मिले, तो मंत्री जी जैसे लोग बोलते हैं कि आप लोगों ने जिस नियम के आधार पर आपने बॉन्ड पर साइन किया, उसी आधार पर आपको चलना है। तो इसके विषय में क्या कहेंगे सर? देखिए, नियम की जहाँ तक बात है, हम लोग भी जो भी आवेदन देते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि भाई सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। हमारा जो लाइन है, ये कानूनी पचड़े में नहीं जाना चाहते हैं, सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए इसलिए अनुरोध करते हैं किसी भी माननीय मंत्री से या माननीय मुख्यमंत्री से या बिहार सरकार के जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं। हमारा कहना है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। हर इस राज्य में रहने वाला हर व्यक्ति अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए, अपने विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। उसी प्रयास में हमारा है कि भाई जो जिस नौकरी को कर रहे हैं, अगर वो हमारा स्थायी हो जाए तो हम बेहतर जीवन जी सकते हैं, और इस पर सरकार को भी पहल करनी चाहिए। मेरा मानना है कि आप पहले बहुत सारे पहले थे कि पहले लोग मतलब आते थे डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं और सरकारी नौकरी उनकी हो जाती थी। ये भी तो पहले से ही कॉन्सेप्ट चला रहा है। जिस नियम कानून को अगर कोई मंत्री बताते हैं, तो मंत्री नियम कानून को बताते, ठीक है, आप एक कॉन्टैक्ट तो रहता है कर्मियों का सरकार के साथ, लेकिन हर कोई अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाना चाहता है। तो संविदा कर्मी भी अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाना चाहता है, और लगता है भाई हमारा शोषण हो रहा है तो उसका मुखालफत करते हैं। तो मुझे लगता है कि सारे नियमों कानूनों को दरकिनार करके सरकार को संविदा कर्मियों के कल्याण को सोचते हुए, उसके जीवन के उत्थान को सोचते हुए, इस देश, चूँकि इस बिहार का वो भी एक व्यक्ति है, एक बिहार का एक पार्ट है, बिहार का एक हिस्सा है, और बिहार का एक मजबूत संविदा कर्मी है जो बिहार के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील है। तो मुझे लगता है सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए, सोचना चाहिए। माननीय मंत्री जी से भी हम लोग बार बार कह रहे हैं कि भाई सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। आप हमारे अभिभावक हैं, हमारा कोई आपसे लड़ने का उद्देश्य नहीं है, हमारे लड़ने का कोई मोटो नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि हम अपने जीवन को बेहतर कैसे करें, और तो इसके लिए हमारे जो प्रतिनिधि हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि का भी कर्तव्य बनता है कि अधिक से अधिक जो जनता है उसके हित के लिए काम करें। तो भैया एक संविदा कर्मी भी जनता है, संविदा कर्मी तो है ही, उसके साथ साथ इस बिहार की जनता है, उसके बारे में माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी या बिहार के प्रशासनिक पदाधिकारियों को भी उसके बारे में सोचना चाहिए, और उनकी जो मांगे उस पर सकारात्मक रूप से सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। सर, हमने ज़मीन पर जब भी हम जाते हैं तो संविदा कर्मियों से बात होती है, तो वो कहते हैं कि जब हमारी बहाली हुई थी कॉन्ट्रैक्ट पर, तो हमें सिर्फ इस काम के लिए रखा गया था, लेकिन आज के समय में जो पहले हम एक काम करते थे, आज हमें 50 काम दे दिया गया है। लेकिन जब हम मंत्री के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप उसी नियम के आधार पर चलिए, और यहाँ काम का प्रेशर इतना है, तो उस हिसाब से सरकार पैसा क्यों नहीं दे रही? लगातार संविदा कर्मी जो है ज़मीनी स्तर से इस बात को उठाते हैं। देखिए, सबसे पहले जो सरकार में रहते हैं ना, वो सोचते हैं कम से कम बजट में काम निकल जाए, ठीक है। इसलिए कई विभागों के काम, जैसे अभी एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, मुझे लगता है कि बिहार सरकार कुछ भी चीज़ इम्प्लीमेंट करना चाहती है, जीविका को ज़रूर उसमें घुसा देती है भाई, समझे। तो इससे जब आप दूसरे डिपार्टमेंट से उसको अटैच करते हैं, उसका जो कोर वर्क है वो तो प्रभावित होता ही होता है, प्लस काम का ओवरलोड उसके ऊपर हो जाता है।
अब जिस काम को करने के लिए आप कह रहे थे कि भाई पहले भाई इतने ही काम करना है, आपको 2,000 रुपया देंगे, तो लोग हंसी खुशी काम करना शुरू कर दिए और आज उसके बनिस्पत 10 गुना ज़्यादा काम आप उसके ऊपर दे दिए हैं। तो मेरा कहना है कि भाई काम के हिसाब से, उसके श्रम के हिसाब से उसका पारिश्रमिक भी तो होना चाहिए। अगर 10 गुना उसको काम दे रहे हैं तो 2,000 रुपया अगर उसको दे रहे थे पहले, तो उसका 10 गुना यानी 10 गुना 20,000 रुपया उसको मिलना चाहिए। तो ये अगर कोई कहते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है कि भैया आप काम के अनुसार उसको वेतन दें। अगर काम ओवरलोड दिए, काम अधिक करवा रहे हैं, तो उसके हिसाब से उसका पारिश्रमिक भी बढ़ना चाहिए, उसके मानदेय, उसके वेतन भत्ते में वृद्धि होनी चाहिए। और कोई अगर कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, हम इतने ही में बोल के काम करवा रहे थे, तो भाई आप ये भी तो देखिए ना कि वो आज काम कितना कर रहे हैं। हर कोई, अब मैं कुछ पॉलिटिकली बातें नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन एक सच्चाई है कि संविदा कर्मियों की मांगों पर, उसके मानदेय वृद्धि पर, उसके जो भत्ते हैं उसकी वृद्धि पर इतना हाई तौबा होता है, लेकिन माननीय लोग कब विधानसभा में अपना वेतन भत्ता बढ़ा लेते हैं, कभी कोई हंगामा उस पर देखें विधानसभा में, ध्वनि मत से पारित हो जाता है। अगर एक संविदा कर्मियों का सवाल जाता है विधानसभा में तो उस पर हंगामे होते हैं। विधानसभा 2 पार्ट में बढ़ जाता है भाई, एक आधे समर्थन में आ जाते हैं, आधे विरोध में आ जाते हैं। लेकिन जब अपने वेतन भत्ते की बात होती है, ये कह के बढ़ाते हैं अपने वेतन भत्ते की महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। भैया जो आपके लिए महंगाई बढ़ी वही तो हमारा संविदा कर्मियों के लिए भी है। आप जिस बिहार में रह रहे हैं आपके लिए महंगाई बढ़ी है, हम भी तो बिहार में हैं, तो हमारे लिए भी महंगाई बढ़ी है कि नहीं है। तो वेतन भत्ता बढ़ाने का हर कोई अपने हिसाब से चाहता है कि मेरा वेतन भत्ता बढ़े। संविदा कर्मियों की जब मानदेय बढ़ाने की बात आती है तो राज्य सरकार कहती है कि हमारे पास उतनी क्षमता नहीं है, हमारे पास उतनी राशि नहीं है। ये तो बहाना होता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, राशि पर्याप्त होती है। कई मैं देखता हूँ वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद कई विभागों में पैसे वापस चले जाते हैं। 400-500 करोड़ रुपया स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, कृषि हो, कई विभागों में पैसे वापस चले जाते हैं। इसका मतलब आप पैसे खर्च नहीं कर पा रहे हैं। ये कहीं जो पैसे की कमी का रोना रोते हैं, तो मुझे नहीं लगता है उसमें भी आप जो पैसे जिस विभाग में खर्च करते हैं उसका मतलब 75%, 80% तो केंद्र सरकार देती है। तो फिर आप इस बात का रोना रोते हैं, तो मुझे लगता है कि संदेहास्पद ये मामला है। पैसे की कमी सरकार के पास नहीं है, कई चीज़ों में अनावश्यक फिजूल खर्ची भी होती है सरकार के द्वारा, लेकिन संविदा कर्मियों को देने के ही मामले में पैसे की कमी का रोना क्यों रोते हैं? बाकी चीज़ों में तो आप पैसा का कमी का नहीं रोते हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हज़ारों करोड़ों का कई प्रोजेक्ट बिहार में चल रहा है, कई विकास के काम हो रहे हैं। ये तो विकास का काम संविदा कर्मियों का भी है। तो बाकी चीज़ों में आपको पैसे की कमी नहीं दिखती है या उस पर कोई बयान नहीं देते हैं, लेकिन संविदा कर्मियों की मांगों में आपको पैसे की कमी दिख जाती है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। पहले तो आप रोते थे भैया शिक्षा में पैसा नहीं है, हम कहाँ से वेतन देंगे। आज लाखों शिक्षक आ गए तो उसको कैसे जा रहा है पैसा, उसको वेतन भत्ते मिल रहे हैं ना। तो मेरा कहना है कि संविदा कर्मियों के मामले में जो कह देते हैं कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, तो टालने वाली बात हो गई, ठीक है, या इग्नोर करने वाली बात। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार को उस पर विचार करना चाहिए। तो इस समय सर बता रहे थे कि जब हमारे माननीय लोगों की वेतन बढ़ाने की बात आती है तो चुटकियों में काम हो जाता है, और जब संविदा कर्मियों के मानदेय बढ़ाने की बात आती है तो वो राशि का जो है कि बहाना बनाते हैं कि हमारे पास इतनी राशि नहीं है, राज्य में खजाना खाली है। कहीं ना कहीं राज्य सरकार जो है कि टाल मटोल करते रही और करते रहेगी, ये भी बात जो है कि जाहिर है। लेकिन आने वाले दिनों में विधानसभा का चुनाव है, एक प्लस पॉइंट है कि राज्य सरकार जो है कि इस पर विचार करेगी ही करेगी। अब हम बात कर लेते हैं, सर जीविका के भी अध्यक्ष हैं, तो जीविका से जुड़ी हुई बातों पर भी हम सर से थोड़ा बात कर लेते हैं कि लगातार जीविका में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कई ऐसे नियम लगा दिए गए हैं जिसको लेकर सभी लोगों को परेशानियाँ हो रही हैं। क्या कहेंगे सर जीविका? देखिए, जीविका में मैं जो बताना चाह रहा हूँ, अभी हाल में मतलब आज 2 सितंबर को एक पत्र जारी हुआ है जो जीविका में 1.5 लाख कैडर काम कर रहे हैं, उसके मानदेय के बारे में। एक तो मानदेय बढ़ाया नहीं गया, और दूसरा उसको एक पॉलिसी है जीविका में, कंट्रीब्यूशन सिस्टम्स कहते हैं उसको, उसके माध्यम से कर दिया गया। और ये कर दिया गया, गाइडलाइन बना दिया कि 2028 तक परियोजना आपको पैसा नहीं देगी, आप जिसके लिए काम करते हैं वो पैसा देगा। तो बड़ा खेद होता है कि भैया बिहार में पहली कोई परियोजना योजना है जिसमें आप काम करें और पैसे लाभार्थी से ले, अपनी मजदूरी लाभार्थी से लो, तो बड़ा चिंता का विषय है। और एक तरफ सरकार या मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं भाई हमारी ये महत्वाकांक्षी परियोजना है। महत्वाकांक्षी परियोजना में काम करने वाले 1.5 लाख लोग आज अपने जीवन कैसे गुजार रहे हैं, ये कोई देखने वाला नहीं है। मुझे लगता है जो पॉलिसी आई है 2 सितंबर को,
वो बड़ा मतलब क्या कहते हैं उसको, शर्मनाक है। हम लोग लगातार अब प्रयास कर रहे हैं कि इसको बदलने का काम किया जाए, इसे वापस लिया जाए। ये कहीं से भी जीविका में काम करने वाले ज़मीनी स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, जो मजबूत कैडर हैं, उसके लिए मतलब एक तरह से उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा है जीविका प्रबंधन का, सरकार का। मैं इस कार्यालय आदेश का, उस पत्र का मुखालफत करता हूं और मैं अब आज के दिन ही माननीय मुख्यमंत्री जी को और जो हमारे जीविका के जो सुप्रीम हैं, जीविका के सीईओ, विकास आयुक्त और प्रधान सचिव ग्रामीण विकास विभाग के, इसके साथ साथ मैं केंद्रीय मंत्री माननीय श्री शिवराज चौहान जी को, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री हैं, उनको भी मंत्री हैं, उनको भी मैं पत्र लिखूंगा और मैं चाह रहा हूं कि इस पर इस कार्यालय आदेश को, इस पत्र को वापस लिया जाए। ये कहीं से भी जीविका कैडरों के हित में नहीं है और अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो हम लोग सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। और हमने अब कह दिया है कि भैया इस 1.5 लाख कैडरों के लिए सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करना होगा तो करेंगे, लेकिन इसे सरकार को वापस लेना ही होगा। तो आप देख रहे थे इस समय हमारे साथ थे सर प्रदीप सर थे, संविदा कर्मियों के महासंघ के अध्यक्ष थे। इन्होंने सारी बातों को रखा है हमारे चैनल के माध्यम से और राज्य सरकार से अपनी तरह तरह की मांगों को भी रखा है और केंद्रीय मंत्री से भी जो है कि अपनी बातों को रखा है जीविका को लेकर। तो तमाम बातों पर वार्ता कर रहे थे और सर ने जो है कि बखूबी सभी बातों को हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक शेयर भी किया है। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। मैं विनोद सिंह, ASB तक न्यूज़ के लिए पटना से। थैंक यू।